हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो होगा पूरी तरह से चाइना पे और चाइना का डेवलपमेंट के बारे में हम देखेंगे। आखिर में क्या रीज़न होता है कि इतना आगे चले जाता है और देखेंगे अभी मतलब लगभग मान के चलिए कि पूरी तरह से पूरी दुनिया तो परेशान ही है। समझिए पूरी अमेरिका भी परेशान है, इतना अलायंस बनाया जा रहा है। देखेंगे भारत को इतना तवज्जो दिया जा रहा है क्योंकि भारत यहाँ पे एक है जो एशियन कंट्री में ये लोहा ले सकता है चाइना से, तो इसको मतलब इतना तवज्जो दिया जाता है। और फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे जो समझिए कि ऑस्ट्रेलिया है ये भी नज़दीक हमारे आ रहा है, जापान भी परेशान है इससे, तो जापान भी नज़दीक आ रहा है। मतलब जो जो कंट्री इससे परेशान है तो वो भारत के नज़दीक आ रहा है। तो इसमें हम ये देखेंगे आखिर में रीजन क्या होते हैं, कितना आगे चाइना निकल जाता है। आज आप देखेंगे कि मतलब सुपर पावर में गिना जा रहा है इसको। और अभी अगर हम अपने आप से कंपेयर करें तो इसकी जीडीपी आप अगर देखिएगा मतलब कि इनकम तो समझिए कि टोटल 5 गुने ज़्यादा है, 15 ट्रिलियन है लगभग। और हमारी देखेंगे तो 3 ट्रिलियन के आसपास है मान के चलिए। रक्षा बजट भी देखिएगा तो 4 गुना ज़्यादा है उसकी, 280 बिलियन के आसपास है, हमारी 71-72 बिलियन है। तो ये भी आप देख सकते हैं, तो इसमें भी वो बहुत आगे जा चुका है, ये भी बताया जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ है जो मैं अभी कंपेयर भी करूँगा और इसमें बताऊँगा भी आखिर में हम इतना पीछे क्यों रह गए। तो ये बिल्कुल काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल होगा। तो पहले तो आप लोगों को मतलब एक टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी वीडियो देखे तो उसको पूरी तरह से देखेंगे तब कुछ भी समझ में आएगा। ये नहीं कि आधा पे छोड़ के चले गए तो समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी डीपली चीज़ें मैं जो बताऊंगा वो आप नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा पूरा, तब जाके चीज़ें समझ में आएगी। और मैं कंपेयर भी करूँगा यहाँ पे इंडिया से, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो अगर आप देखें तो इसकी मतलब समझिए कि जो गरीबी है तो इसने 70,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अगर मान के अगर देखें तो इंडिया से ज़्यादा कोई आगे खासा नहीं था यहाँ पे। अगर आपको देखने को मिलेगा तो 1991 में, तो अगर देखें तो 1991 में तो हमारी पर कैपिटा जो इनकम थी, मतलब पर लोग कितना कमाते हैं, तो वो बराबर ही थी। अगर 1991 में देखिएगा तो लगभग उस हमारी थी $300, मतलब कि लोग कमाते थे एक साल में, और इसकी थी समझिए कि मान के चलिए कि $333 की। और जो ये इंक्रीज हुआ तो अभी के टाइम में आप देखेंगे तो हमारी लगभग $2200 के आसपास पहुंची है और इसकी $12,000 के आसपास चली गई है। तो समझिए इतना मतलब बड़ा इसमें उछाल देखने को मिलता है। लगभग आप 35 गुना हो चुकी है उस टाइम से आप देखिएगा तो। और हमारी कितना हुई है तो 7 गुना हुई है लगभग मान के चलिए। तो इतना हो चुकी है $300 से। अभी मान लीजिए कि $2200 पे हम पहुँचे हैं पर कैपिटा इनकम आप देखिएगा। तो अगर आप रुपए में निकालना चाहते हैं तो 80 से गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा वो। और अगर मैं आपको गरीबी का मतलब कि पॉवर्टी का दूँ यहाँ पे डाटा, तो समझिए कि 1981 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लगभग मान के चलिए 80% जो लोग थे वो गरीब थे। और हमारे यहाँ पे 1974 में मात्र 56% थे, जो कि अभी तक कम नहीं हुआ है। अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि 10% लोग गरीब ही हैं। और गरीबी का डाटा तो इधर उधर जारी होते रहता है, कोई बोलता है 20%, कोई बोलता है 0% है, कोई बोलता है 1% है, लेकिन मान के चलिए 10% गरीबी है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे जो गरीबी है चाइना में, अभी शी जिनपिंग जब देखेंगे 2014 में ये आए थे सरकार में, तो उसके बाद लगभग माना जा रहा था कि 10 करोड़ गरीब है, जिसमें से आते ही उन्होंने 2.5 करोड़ लोगों का तो पहले घर बनवाया, जो कि ज़्यादा गरीब थे। 2.5 करोड़ लोगों का घर बनवाया और 1 करोड़ लोगों को नया घर दिया बिल्कुल बनवा के। उन्होंने बोला था आते ही कि गरीबी रहेगी तब तक देश डेवलप नहीं हो सकता है, जो कि हमारे यहाँ भी मतलब जो भी देश गरीब होता है वो डेवलप नहीं कर पाता। जब तक मिडिल क्लास में आप शिफ्ट नहीं होइएगा तो वो देश डेवलप नहीं होगा। तो वहाँ पे अगर मिडिल क्लास का आप देखेंगे तो मिडिल क्लास में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है। मिडिल क्लास लगभग 67% लोग मिडिल क्लास में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये मात्र 37% ही लोग मिडिल क्लास में है। तो मिडिल क्लास ही कंजम्पशन करता है, मिडिल क्लास ही सब कुछ करता है, मिडिल क्लास ही बचत करता है तो फिर वो बैंक के थ्रू कंपनी को दिया जाता है और कंपनी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो ग्रोथ होता है। तो मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। जितने भी डेवलप कंट्री आप देखेंगे तो उसमें मिडिल क्लास बहुत ऊपर होता है, मतलब 60% से ऊपर ही मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो कि भारत में अभी 37% ही देखने को मिलेगा। और ये बढ़ने वाले हैं संख्या, समझिए अब हम पीक पकड़े हैं मतलब ग्रोथ का, तो अब ये बढ़ेंगे संख्या। इसी वजह से इतना जो वर्ल्ड का कंट्री है तो देखेंगे हमें तवज्जो दे रहा है ताकि मिडिल क्लास को कैप्चर किया जा सके, मतलब कि इनका फ़ायदा उठाया जा सके। क्या होता है, मिडिल क्लास कंजम्पशन ज़्यादा करता है तो जो वर्ल्ड प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ पे बेचा जा सके। इसके वजह से भी देखेंगे कि ये फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा भारत को तवज्जो, और भी बहुत कारण है, एक कारण नहीं है। मतलब ये इस पर्सपेक्टिव में मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो ये है इस वजह से इतना डेवलप किया है। तो ये कुछ डाटा मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे इसमें कि मतलब डेवलपमेंट का आखिर में फेज क्या है और फेज क्या है, फिर इतना डेवलप कैसे हो जाता है समझिए। क्योंकि 1978 तक देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं था खासा, बिल्कुल इंडिया के बराबर था, जीडीपी भी सिमिलर थी, सब कुछ सिमिलर था। लेकिन
एक बैग देखेंगे 1978 में जैसे ही डेंग सियाओपिंग की सरकार आती है, वहाँ से बिल्कुल मतलब डेंग सियाओपिंग ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही रहते हैं और ये दूसरे लीडर है समझिए डेवलपमेंट में जो हाथ बटाते हैं। तो पहले मतलब चाइना में क्रांति होती है और देखेंगे जो राजशाही रहती है वो भाग के ताइवान में बस जाती है। उसके बाद मतलब समझिए ये दूसरी पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी के ही दूसरे मतलब समझिए कि प्रेसिडेंट आते हैं। और उसके बाद 2012 में आप देखेंगे कि शी जिनपिंग आते हैं। शी जिनपिंग के बाद ये मतलब तीसरे नेता होते हैं। तो 3 नेताओं का बहुत बड़ा हाथ इसमें बताया जाता है। तो पहले आपको नेता देखने को मिलेंगे माओ त्से-तुंग रहते हैं पहले नेता, और दूसरे नेता आपको देखने को मिलेंगे इन्होंने मतलब समझिए वहाँ पे ये कम्युनिस्ट लेके चलते हैं। तो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मतलब कैपिटलिस्ट, ये 3 इकोनॉमी का उस टाइम फॉलो किया जाता था। तो मतलब जो ये और हमने मिक्स्ड अपनाया है, तो मिक्स्ड अलग था, ये मैं आपको बताऊंगा। ये है कि समझिए कि जो कैपिटलिस्ट होता है और जो फिर ये सोशलिस्ट होता है और दोनों को मिला के बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमने अपनाया था। और चाइना ने क्या रसिया का मॉडल फॉलो किया था। वहाँ पे सोशलिस्ट होता है रसिया का मॉडल, मतलब पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है इस पर। और अगला आपको देखने को मिलेगा जो रहता है ये समझिए कि रहता है कैपिटलिस्ट, मतलब पूरी तरह से सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसको कंपनी लगानी है लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। और सोशलिस्ट में पूरी तरह से कंपनी सरकार ही लगाती है, उसी का नियंत्रण होता है। और जो होते हैं कम्युनिस्ट, तो ये जो सोशलिस्ट है उसका एक्सटेंड वर्जन माना जाता है, मतलब इसमें पूरी तरह से वर्ग रहित समाज होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है। तो ये सिस्टम लेके चलता है। तो ये पहले जो माओ त्से-तुंग रहते हैं ये पहले लेके चलते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा को, जो कि 1978 तक इनको गरीबी से मतलब वहाँ लोगों का बुरा हाल था। तब जाके ये लिबरलाइज करना शुरू करते हैं। उदारीकरण जब शुरू होता है 1978 से, आप देखेंगे कि डेंग सियाओपिंग जैसे मतलब आते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं, तब से उदारीकरण शुरू होता है। और उदारीकरण होने के बाद कुछ दिन तो ग्रोथ कम ही रहता है, लेकिन बाद में बूस्ट आता है। उसके बाद जो शी जिनपिंग रहते हैं तो ये और बूस्ट इसमें देते हैं, तो और मतलब ग्रोथ होता है। तो इसमें यही हमें देखना है, हम तो कारण को देखेंगे। तो ये इतना मतलब समझिए कि बेसिक चीज़ें थी। अब मैं आपको बताऊंगा कारण कि आखिर में क्यों इतना डेवलपमेंट होता है। तो पहला इसमें कारण ये बताया जाता है कि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्टेबल है। और बिल्कुल मतलब उदारीकरण जब से होता है तो उसके बाद गवर्नमेंट स्टेबल कहीं भी रहती है तो आपको पता है कि वहाँ पे कंपनियाँ आती हैं, क्योंकि सरकार जैसे जैसे चेंज होती है तो पॉलिसी भी कुछ चेंज हो जाती है। तो इससे कंपनी वाले को दिक्कत होती है। कोई सरकार प्रो रहती है इंडस्ट्री के, कोई सरकार किसानी को लेके प्रो रहती है कि हम किसानी में ज़्यादातर। तो ये सब मतलब सरकार जैसे जैसे पॉलिसी चेंज होती है तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, तो इससे भी ग्रोथ रुक जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 ही अभी जो लीडर हुए हैं इतना चाइना में राज किए हैं, और काफ़ी मतलब मानी जाती है कि पॉलिसी इनके बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी। और जैसे ये अर्थव्यवस्था को खोलता है उसके बाद अमेरिका, यूरोप, जितनी कंट्रियाँ थे इनके कंपनी वाले आते हैं फ़ायदा कमाने के लिए। चीप लेबर तो था ही यहाँ पे, चीप लेबर था तो यहाँ पे आते हैं फ़ायदा कमाने के लिए। और जो आज आपको देखने को मिलेगा यूरोप रो रहा है, अमेरिका रो रहा है, तो ये जो रो रहे हैं समझिए इन्होंने ही इतना ज़्यादा ग्रोथ में मतलब हाथ बटाया है उसका। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और कमाया भी पैसा, ऐसा नहीं है बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन चाइना को ज़्यादातर फ़ायदा हुआ इसमें। तो ये हुआ स्टेबल गवर्नमेंट थी तो सभी ने आके इन्वेस्ट भी किया। और मतलब कि ज़्यादातर देखेंगे तो हमारा जो 90 का दशक था उसमें बहुत सरकारें चेंज हुई थी, सरकार चेंज हुई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा था। तो ये वजह से वो तो आगे निकल गए लेकिन हम पिछड़ गए थे। तो स्टेबल गवर्नमेंट एक ये भी बताया जाता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा स्टेबल गवर्नमेंट में एक ये भी मुद्दा आता है। तो इसने इकोनॉमी में तो लिबरलाइजेशन कर दिया, आपको देखने को मिलेगा उदारीकरण कर दिया, लेकिन ये पॉलिटी में नहीं गया। मतलब पॉलिटी में एक पार्टी रूल डिक्टेटरशिप ही रहा, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी में उदारीकरण कर दिया गया ताकि इसको फ़ायदा था यहाँ पे। लेकिन पार्टी में डेमोक्रेसी लेके नहीं आया चाइना, ये आपको देखने को मिलेगा। इसको जैसे पता चलता है वहाँ पे कि मतलब इकोनॉमी में हम पीछे जा रहे हैं तो अपने इकोनॉमी को खोल दिया वहाँ पे, तो खोल दिया और लेकिन डेमोक्रेसी नहीं लेके आया। तो जिसमें फ़ायदा था उसको खोल दिया देखेंगे, और वन पार्टी रूल ही चलती रही, डेमोक्रेसी नहीं लाया, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक बताया जाता है स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, ये कारण बताया जाता है। चेंज भी लाए गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अनुसार पॉलिसी बनाए गए, और लगभग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर समझिए, और कोई भी इकोनॉमी डेवलप करने का एक ही रीज़न होता है, मान के चलिए कि जो आपका समझिए बचत होता है, सेविंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे था। तो जो मान लीजिए जीडीपी में कमाई हुई, आपकी कमाई हुई और सेविंग आप कितना करते हैं ये देखा जाता है। तो यहाँ पे सेविंग मान के चलिए कि 45 से 50% लगातार 20 सालों तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया में अभी भी आप देखेंगे तो 30% के आसपास सेविंग है। और सेविंग मतलब
ग्रोथ को बूस्ट करती है, क्योंकि ये बैंक में लोग सेव करेंगे और सेव करेंगे तो बैंक क्या करेगा, लोन देगा, लोन देगा तो वहाँ पे स्टार्टअप बहुत सारे खुलेंगे, स्टार्टअप खुलेंगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो समझिए कि ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो मिडिल क्लास आगे जाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि समझिए सेविंग हुई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत आगे ले गया यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही समझिए जॉब क्रिएट कर पाता है। तो हमारे यहाँ पे एक ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि जॉब ही नहीं है। जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लगे हुए हैं। सर्विस सेक्टर जॉब इंटेंसिव नहीं होता है। आपको देखने को मिलेगा सर्विस सेक्टर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 55 से 56% है, लेकिन जॉब कितना देखेंगे तो 26-27% ही जॉब यहाँ पे मिल पाता है। तो ये भी एक समझिए कि प्रॉब्लम होती है, और हमेशा से बात होते आई है यहाँ पे कि जॉबलेस ग्रोथ इंडिया का है, मतलब ग्रोथ तो हम कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है आपको? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक है, क्योंकि जो जॉब क्रिएट कर पाता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कर पाता है। तो चाइना में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएट हुआ, ग्रोथ में भी बहुत वो बूस्ट दिया। समझिए कि अभी भी मान के चलिए कि 29% मार्केट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है वर्ल्ड में, ये कैप्चर करके रखा है चाइना, और लगभग मान के चलिए अमेरिका जो है ये 17% कैप्चर करके रखा है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो ये मात्र वर्ल्ड में 3% का आता है। तो ये बहुत कम है, जो कि अभी इंक्रीज हुआ है, पहले तो 1% से भी कम था, आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत आगे गया और यहाँ पे जॉब क्रिएट हुई। जॉब क्रिएट होने के कारण बचत हुई, बचत हुई मतलब सेविंग्स, तो सेविंग से इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ इकोनॉमी में, और फॉरेन ने एफडीआई भी बहुत आया वहाँ पे चाइना में। तो इस वजह से भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, और हमारा यही दिखाता है जॉबलेस ग्रोथ कि हम जॉब क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि जो मैंने बताया सर्विस सेक्टर में उतना जॉब नहीं होता है, आपको देखने को मिलेगा। और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका नहीं आएगा। तो ये ग्रोथ भी बोला जाता है ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मेक इन इंडिया के तहत बूस्ट दे रहे हैं, ताकि मतलब कि जॉब क्रिएट किया जा सके। तो वहाँ पे जॉब क्रिएट हुई, मिडिल क्लास में लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए, 67 करोड़ देखेंगे लोग अभी मिडिल क्लास में हैं। और मिडिल क्लास में है तो सेविंग हुई, सेविंग हुई तो इन्वेस्ट हुई, इन्वेस्ट हुई तो फिर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ तो फिर देखेंगे अभी भी 20-25% मार्केट पूरा वर्ल्ड का वो कैप्चर करके रखा है, मतलब कि एक्सपोर्ट में, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारा यहाँ पे फ़ायदा हुआ। और मतलब अगला कारण आपको मैं बताता हूँ अभी। तो अब एक जो देखेंगे एसीजेड खोला जाता है। एसीजेड होता है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो अब पूरे जगह पे अवसंरचना आप नहीं बना सकते हैं, अब पूरे देश में तो अवसंरचना नहीं बना सकते हैं। तो ये समझिए क्योंकि गरीबी वहाँ पे बहुत थी, उतना पैसा नहीं थी गवर्नमेंट के पास। तो अब किया क्या जाता है, एक आप सिटी को पकड़ लेते हैं, सिटी को या फिर एक इलाके को, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको एसीजेड बोला जाता है। और उसमें किया क्या जाता है, आपको बिजली 24 घंटे दी जाएगी, रोड सही होगा, ट्रांसपोर्ट मतलब के लिए सभी चीज़ें सही होंगी, वहाँ पे सभी सुविधाएँ दी जाती हैं। कुछ एरिया को पकड़ के एसीजेड बनाया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वहाँ पे कुछ टैक्स छूट भी दिए जाते हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे कंपनी लगाई जाती है, कंपनी लगाई जाती है तो फिर वहाँ पे फिर प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, प्रोडक्शन करके वहाँ पे बेचा जाता है वर्ल्ड में। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है चीज़ों को ताकि मैन्युफैक्चर हो सके। तो वहाँ पे एसीजेड थे, लगभग मान के चलिए कि 4-5 ही एसीजेड थे, और वो बहुत बड़े लेवल के एसीजेड थे। इंडिया में आप देखिएगा तो 200-250 के पार बनाया गया था, जो कि हम बहुत ज़्यादा अभी मतलब उसको प्रमोट किया और भी बनाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे 4-5 ही थे, लेकिन बहुत बड़े लेवल के एसीजेड बनाए गए। एसीजेड बनाए गए तो वहाँ पे बहुत ने गवर्नमेंट ने छूट दिया तो वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, जिससे इनका एक्सपोर्ट जो इंक्रीज करने का यही बताया जाता है कि इसी से ये इंक्रीज किए हैं एसीजेड बना के, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे बहुत छूट थी तो फिर ये बनाए। और इनको देखेंगे तो अगर फॉरेन रिजर्व आप देखिए, विदेशी भंडार अगर इनके मुद्रा का, चाइना का, तो लगभग मान के चलिए 3.2 ट्रिलियन है। ये बहुत ज़्यादा है, हमारी जितनी जीडीपी है उतना है इनके पास। तो और ये जब जैसे फॉरेन रिजर्व इनके पास आया तो इसने किया कि अपडेट ट्रैप पॉलिसी, क्या भाई आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे छोटे कंट्रियों को ये पैसा देता है, कर्ज देता है, तो वहाँ से भी इसको इन्वेस्टमेंट मतलब कि इंटरेस्ट के रूप में बहुत सारा पैसा मिलता है। और लगभग मान के चलिए कि अमेरिका को भी इसने बहुत सारा पैसा दे रखा है, समझिए कि कर्ज, उसके बॉन्ड खरीदता है। तो इससे हुआ क्या, इसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो पॉलिसी जो पैसा आया तो उसका इसने उपयोग किया मतलब कि वहाँ पे इन्वेस्ट किया बहुत सारे। देखेंगे अफ्रीकन कंट्री में तो बहुत सारा इन्वेस्ट है, चाइना का देखेंगे हर एक कंट्री में इन्वेस्ट है। साथ में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उसने कर्ज भी दे रखा है, जिससे उसको
इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें हुई, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर SEZ से ऊपर गया तो फॉरेन रिजर्व आया। हमारे पास जो रिजर्व है तो हम कुछ ज़्यादा खासा उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये देखिएगा तो अपना बैंक बना के रखा है जहाँ पे लिए लोन देता है। तो समझिए इससे भी इसको बहुत फ़ायदा हुआ है। SEZ के कारण बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही इतना ये मतलब समझिए कि ग्रोथ कर पाए हैं, ये आप मान के चलिए। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना वीक है, आपको ये दिखाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही दिखाता है कि जो मतलब कि व्यापार घाटा है, हम ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, कम चीज़ों को बेच रहे हैं, तो वो क्या दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है हमारा, यही चीज़ें वो दिखाता है। हम अधिकतर कृषि वाली चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे दिक्कत होता है। फिर इंपोर्ट जब करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ों का करते हैं, तो चाइना से भी देखेंगे ट्रेड डेफिसिट बहुत है हमारा, तो ये यही दिखाता है, क्योंकि हमारा जो है तो कृषि वाली वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जब करेंगे तो देखेंगे चाइना से बनी हुई चीज़ों का, केमिकल का फिर मंगाते हैं, दवाई के लिए भी उस पर आश्रित हैं हम, जो चीज़ें वो देता है तभी हमारे यहाँ पे मेडिसिन बन पाती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है वो चाइना ही हमें देता है। तो इसमें भी मतलब समझिए इस वजह से ट्रेड डेफिसिट दिखाता है। एक सुई से लेके समझिए रॉकेट तक चाइना में बनता है और बेचा ही जाता है, सभी जगह पे बेचा जाता है, सस्ते भाव में बेचा जाता है। और जो कारण आपको देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने हेवी निवेश किया है, लगभग मान के चलिए बहुत ज़्यादा निवेश किया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप बॉर्डर एरिया में आप देख लीजिए, बॉर्डर एरिया में इसने निर्माण करके रोड, जो तिब्बत वाला पठार देखेंगे, मतलब दुनिया का सबसे ऊँचा पठार है, उसमें इसने रोड बना के मतलब पूरी तरह से एयरबेस सभी चीज़ें बनाई, वो फोर्स के लिए बनाई। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनी के लिए होती है, रोड से लेके आप जाके देखिए चाइना में मतलब कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने निवेश किया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर देखिए, एजुकेशन सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि GDP का 2 से 2.5% हमेशा निवेश इसका रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होता क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा लगाया जाता है, रिसर्च होता है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बन जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा देश को फ़ायदा होता है, समझिए देश को फ़ायदा होता है। और हम यहाँ पे कितना मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अब हम बहुत ज़्यादा तेज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा अभी भी हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो GDP का 0.7% ही अभी तक खर्च कर पाते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ उसका देखेंगे तो हेल्थ में लगभग मान के चलिए कि 6% का उसका खर्च रहा है, मान के चलिए 5 से 6% हेल्थ में किया है। हम हेल्थ में कितना किए हैं, तो हेल्थ में किए हैं तो 1 से 2% के बीच में ही रहता है। और हेल्थ में नहीं खर्च होता है तो क्या होता है, अभी भी आप देखिए, अगर एक गरीब को सही से बीमारी हो जाए, चाहे वो मिडिल क्लास में, अगर गरीब को और मिडिल क्लास को बीमारी हो जाए तो वो मतलब समझिए कि वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझिए हेल्थ में पैसा लगता है। तो उसने हेल्थ में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हेल्थ में इनक्रीज किया। इस वजह से हुआ क्या कि जो गरीबी से बहुत ज़्यादा लोग निकले, एजुकेशन पे खर्च किया। एजुकेशन पे आपको देखने को मिलेगा 3 से 4% एजुकेशन पे खर्च किया, बहुत ज़्यादा किया, हमसे ज़्यादा। तो अभी भी देखिएगा तो मतलब कि बांग्लादेश भी अच्छा खासा अपना जो GDP है उसका एक्सपेंड करता है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा खर्च किया। मतलब 3 से 4%, हमारे यहाँ पे 1 से 2% के बीच में रहता है, समझिए। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा उसने खर्च किया। तो फिर हुआ क्या, लोग एजुकेटेड हुए, बहुत ज़्यादा वहाँ एजुकेशन भी हुई। अब ऐसा नहीं है एजुकेशन नहीं हुई, एजुकेशन ही हुई, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज किए गए, बहुत चीज़ें हुई वहाँ पे। अब कहने को हम कुछ भी गए, लेकिन उन्होंने मेहनत किया है तब फल मिलता है। मेहनत बहुत ज़्यादा किया है तभी जाके आज $12,000 की मतलब समझिए उनकी पर कैपिटा इनकम है। हम अभी 2200 पे भी पहुँचे नहीं हैं, अभी पहुँचने वाले हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये इतने कारण हैं जिसके वजह से उसने बहुत डेवलपमेंट किया है, समझिए। और डेवलपमेंट किया है, इसी की वजह से इतना दौड़ जाता है, कोई सुनता नहीं है। और उनकी पॉलिसी भी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपको देखने को मिलेगा हमारा बॉर्डर इशू है तो हमें प्रॉब्लम चल रहा है चाइना से, लेकिन हमारा कोई खासा इशू ऐसा नहीं है। एक बार बॉर्डर इशू सॉल्व हो जाए तो हमारा कोई ऐसा दुश्मनी है नहीं उससे, समझिए। बॉर्डर इशू बस सॉल्व होना चाहिए तो फिर मतलब बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री है और चाइना, इंडिया हमेशा एक तरफ खड़े रहते हैं। देखिएगा डेवलपमेंट, जब भी वर्ल्ड बैंक, IMF में देखिएगा तो हमारा एक ही कंसर्न रहता है, सेम ही कंसर्न रहता है दोनों का, मतलब चाइना और इंडिया का। जो कि जो डेवलप कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड बैंक में, IMF में अपने अनुसार काम कराते हैं। इंडिया और चाइना ही मिलकर बहुत सारा सुधार भी उसमें करवाया है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो
हमारा मतलब ये है बॉर्डर इशू है जिसकी वजह से हमें थ्रेट है, और ये थ्रेट बहुत ज़्यादा है जो कि हमें भी अब बूस्ट देना पड़ेगा चीज़ों को। और अगर हम चाहें तो इंडिया से मतलब आगे निकल सकता है। अभी देखेंगे वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये आगे निकल सकता है, ऐसा नहीं है। हमें शांति से रह के कुछ दिन ग्रोथ करना पड़ेगा। और मेक इन इंडिया और जो भी चीज़ें पॉलिसी अभी चल रही हैं, तो अभी बहुत अच्छी पॉलिसी चल रही है जो कि आगे फ़ायदा देंगी, ये चीज़ें हैं। तो मैंने ये कारण आपको बता दिया। पहला कारण तो आपको मैंने बताया स्टेबल गवर्नमेंट है, और उसके बाद आप देखेंगे बचत बहुत ज़्यादा है, 45 से 50% लगभग कंटिन्यू बेस चल रही है वहाँ पे। तो ये 2 कारण मैंने बताया। फिर तीसरा कारण आपको देखने को मिलेगा, मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे निकल गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एसईजेड बनाया इसने, एसईजेड बनाया तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन जो होता है, इससे बहुत सारा पैसा आया जो कि मैंने बताया कि इन्वेस्ट किया फिर इसने, ये आपको मैंने कारण में बताया। इन्वेस्ट किया, लोगों को कर्ज दिया, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, इसमें बहुत ज़्यादा समझिए कि इसने पैसा लगाया, उसके वजह से भी आगे गया, ये भी आपको देखने को मिलेगा। गरीबी ख़त्म किया जो कि उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये इतने कारण हैं जिसके वजह से इतना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अभी कुछ इसकी ग्रोथ रुकी है और हमारी ग्रोथ इंक्रीज हुई है। तो अभी हमारे में पोटेंशियल है, मिडिल क्लास भी बढ़ेगा तो बहुत आगे जाने वाला है इंडिया। तो ये आपको मैंने पूरी तरह से कारण बताया। और बहुत सारे लोग कारण बताते हैं तो पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्चुअल जो कारण है ये मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।